तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर टॉपिक नंबर 3 पर चलेंगे, जिसमें जल संसाधन के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। जल संसाधन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग प्रीवियस एनसीईआरटी में भी कलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ डिटेल से कलेक्ट करेंगे और कुछ नई नई चीज़ें भी आपके साथ जुड़ेगी आज के टॉपिक में। तो इस टॉपिक से बिल्कुल इंटरलिंक होने के लिए हमें क्या करना है, तो कल जिस टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस टॉपिक को संक्षिप्त में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो क्या क्या कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सबसे पहले हम लोगों ने कल एक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो हम लोगों ने IUCN का जो रेड डाटा लिस्ट होता है उसके बारे में पढ़ा था और उसमें आपको बताया था कि सामान्य प्रजाति कौन सी होती है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न या संकटग्रस्त कौन होते हैं, सुभेद्य कौन होते हैं, विरल कौन होते हैं, स्थानिक कौन होते हैं और इंस्टिंक्ट यानी विलुप्त प्रजातियां कौन सी होती है, इसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो वन्य जीव और वनस्पति इनके विलोपन का क्या कारण है, फिर वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में। और फिर हम लोगों ने लास्ट में एक जो संयुक्त वन प्रबंधन नीति होती है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग इसमें किन किन टॉपिकों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो जल संसाधन एक परिचय, जल भारत के संदर्भ में जल संसाधन की स्थिति, जल की मांग और उपयोग, सिंचाई के लिए जल की मांग, संभावित जल समस्याएं, जल संरक्षण और प्रबंधन, और साथ ही साथ इसमें जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है, मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग कंटिन्यू 10-15 मिनट 20 मिनट टॉपिक को समझेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो जब हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, आपके चैट को देखेंगे, उस समय यदि आप अपने चैट में कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अभी आपका क्या काम है, अभी आप ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, संभव हो तो अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा। वैसे क्लास के बाद जो है ये PDF आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जल संसाधन। तो सबसे पहला क्या है कि जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन है, इसका ब्रॉडर अर्थ है। और चक्रीय संसाधन का अर्थ होता है कि जैसे धरातल पर जितने भी जलाशय के स्रोत हैं, जब उन पर सौर प्रकाश पड़ता है तो उनसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, फिर जो वनस्पतियों से वेपराइजेशन होता है उनसे, मृदा से जो इवेपोरेशन होता है उनसे, इन डिफरेंट माध्यमों से वायुमंडल में वाटर वेपर आता है, जलवाष्प। उस जलवाष्प का कंडेंसेशन होता है, फिर वो क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर प्रेसिपिटेशन रेन होता है और धरातल पर फिर वो विभिन्न जलाशयों में आता है, फिर वाष्पीकरण। तो इस तरीके से जल क्या होता है, एक चक्रीय संसाधन है जिसमें तापमान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, बादल, वर्षण सभी प्रक्रियाएं शामिल है। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये जानते ही हैं कि दो चीजें ऐसी है, वायु और जल, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि अभी जो गर्मी है इसमें आप देखते हैं कि आपको 10-10 मिनट पर पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको थोड़े देर के लिए हम अवॉइड भी कर सकते हैं, खाना 2 घंटा नहीं खा सकते हैं, लेकिन जल और वायु दो ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल का उपयोग कई मानवीय क्रियाकलापों में होता है। कई मानवीय क्रियाकलाप करने का अर्थ है कि जल संसाधन का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में, नगरीय कार्यों में, मनोरंजन के कार्यों में, फिर कृषि कार्यों में, ये प्रमुख जल संसाधन के यूज वाले क्षेत्र होते हैं। फिर है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीय, औद्योगिक और कृषि के साथ साथ मनोरंजन कार्यों में बढ़ती हुई जल की मांग और आपूर्ति के बीच जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संकट। वाटर क्राइसिस जो है वो क्या है, तो वाटर क्राइसिस होता है कि ये मांग और पूर्ति के बीच का जो गैप होता है, अगर जितनी जल संसाधन की मांग है उतनी पूर्ति है तो फिर संतुलन की स्थिति है।
लेकिन अगर जितनी जल संसाधन की मांग है, मांग किन किन क्षेत्रों में है, तो घरेलू कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में, नगरीय कार्यों में, मनोरंजन कार्यों में, परिवहन के कार्यों में और कृषि के क्षेत्रों में। इन कार्यों में जो जल की मांग है जितनी, अगर उतनी आपूर्ति नहीं होती है, तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, स्ट्रेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। और वर्तमान विश्व की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहे हैं, और कृषि कार्यों के साथ साथ घरेलू और दैनिक कार्यों में भी जिस तरीके से जल की मांग बढ़ रही है और उसकी आपूर्ति कम हो रही है, तो एक ग्लोबल वाटर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। विश्व के कई ऐसे भाग हैं, सहारा के क्षेत्र में, फिर आप एशियाई कंट्री में चले आओ तो जल संकट की स्थिति है। भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल की बहुत ही क्राइसिस है, तो जल संकट उसको कहते हैं। और फिर पांचवा ये भी आपको रखना है कि जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन भी है, चक्रीय और नवीकरणीय संसाधन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है एक इंट्रोडक्शन में। तो ये एक निबंध का भी टॉपिक है, जल संसाधन पर यूपीएससी में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निबंध में भी जब आपको जल संसाधन पर लिखना हो तो कुछ इसी तरीके से पृष्ठभूमि बना के आप लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है भारत में जल संसाधन। तो विश्व के कुल जल संसाधन का 4% भाग जो है भारत में है, यानी कि विश्व में जो कुल उपलब्ध जल संसाधन है उसका कितना प्रतिशत भाग है भारत में, तो हमारे पास 4% है, ठीक है, 4%। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त जल की कुल मात्रा जो है वो 4000 घन क्यूबिक मीटर है। यानी एक वर्ष में हमारे यहाँ जो मानसून से वर्षा होती है, चाहे वो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय हो या शीतकालीन मानसून के समय हो, वो कुल वर्षा कितनी है, लगभग 4000 घन क्यूबिक मीटर है। भारत धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल 1869 घन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। इसमें 60% जल लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुल उपयोगी जल 1122 घन क्यूबिक मीटर है। तो ये कुछ स्टैटिकल आंकड़े हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास कुल जल संसाधन कितना है, कितना जल संसाधन जो है सो पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल के रूप में है, उसका कितना भाग उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा इस तरीके के जब हम स्टैटिकल आंकड़े का प्रयोग करते हैं चार्ट बना के, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में उपलब्ध जल संसाधन जो है, इसको हम लोग भारत में ही नहीं, इसको यदि आप ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो भारत में उपलब्ध जल संसाधन को 3 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। एक होता है धरातलीय या सतही जल संसाधन, दूसरा होता है भूमिगत जल संसाधन और तीसरा हिमनद जल संसाधन। तो धरातलीय जल संसाधन का अर्थ है कि ये जल संसाधन जो है धरातल पर, सरफेस पर, नदी का जल, तालाब का जल, झील का जल, सरोवर का जल, ये जो होते हैं वो सतही जल संसाधन के रूप में माने जाते हैं। और धरातलीय चट्टानों के नीचे जो धरातलीय भूमिगत जल जो होता है वो चट्टानों के नस में उपस्थित होते हैं, पोर में, उन्हें हम भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। और हिमनद, इसमें ये तीनों जो है एक तरीके से स्वच्छ जल संसाधन है, फ्रेश वाटर है, जिनका हम विभिन्न कार्यों में यूज कर सकते हैं। तो धरातलीय जल संसाधन में जैसे मैंने कहा कि नदी का जल, झील का जल, तालाब का जल और सरोवर का जल शामिल है। और इसमें भी मुख्य रूप से कौन सा जल है, नदी का जल है। भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन क्यूबिक मीटर, यानी कि टोटल जो भारत की नदियां हैं उसमें औसत वार्षिक प्रवाह कितना है, इतना है। परंतु इसमें केवल 690 घन क्यूबिक मीटर ही प्रयोग में ला पाते, यानी कि हमारे नदी बेसिनों में 1869 घन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है वार्षिक औसत, लेकिन हम कितना यूज कर पाते हैं, तो 690 घन क्यूबिक मीटर, यानी कि 9, 16 में से 9 चला जाएगा 7, 7 में से 6 चला जाएगा, तो इतना, यानी कि लगभग आप मान के चलें कि इतना जो जल संसाधन है वो व्यर्थ चला जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास जो उपलब्ध नदी जल संसाधन है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या होता है कि व्यर्थ
चला जाता है। यानी कि 1800 में से केवल 690, और इसमें से आप डिक्रीज कर दीजिए तो जो आपका आएगा वो जल बिना प्रयोग किए हुए चला जाता है। यानी कि शेष जल की मात्रा स्थलाकृति जलीय और अन्य दबावों के कारण प्रयोग में नहीं आता है। कहीं पर ज्योग्राफिकल एरिया अच्छा नहीं है तो हम जल प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। भारत में जल संसाधन के उपयोग को लेकर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, उसके कारण भी हम जल प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। मानसून के समय नदियों में जल का डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो इसके कारण भी हम जल का प्रयोग नहीं ले पाते। ये क्यूबिक मीटर जल के मापने की इकाई है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये है। अब है कि नदी जल में जो प्रवाह की मात्रा होती है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि सतही जल संसाधन में जो सर्वप्रमुख है नदी जल संसाधन, उसमें जो जल उपलब्ध होता है वो कई कारणों पर निर्भर करता है। और वो कारण क्या क्या है? तो पहला है जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा की मात्रा। जल ग्रहण क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं? तो रिवर के कैचमेंट एरिया को कहते हैं। कैचमेंट एरिया का अर्थ होता है कि जहां से कोई नदी जल रिसीव कर लाती है, अर्थात नदी के उद्गम का क्षेत्र, मुहाना का क्षेत्र, जहां से वो जल रिसीव करती है, दैट इज रीजन इज कैचमेंट एरिया। तो जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी है वो निर्भर करता है किस पर? तो नदी में कितना जल होगा। यदि वो हैवी रेनफॉल का एरिया है तो ऑब्वियसली नदी में जल अधिक होगा। यदि वो कम वर्षा का समय है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो उसमें जल की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कम होगी। दूसरा, नदी बेसिन के आकार पर निर्भर करता है कि उस नदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने नदी बेसिन जो भारत में क्लासिफिकेशन किया था क्षेत्रफल के आधार पर, तो बड़े, मध्यम, छोटे, 20,000 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 20,000 हेक्टेयर के मध्य, और फिर तीसरा क्या था? 2,000 हेक्टेयर से कम। तो नदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, कितने वाइडर एरिया में है, इस पर भी निर्भर करता है नदी में जल संसाधन। फिर नदी के आधारी चट्टान की संरचना, यानी बेस रॉक किसका है, किस तरीके का है, जिस पर नदी का जल प्रवाहित हो रहा है वो किस तरीके का है, उस पर। चौथा है वर्षा की समय अवधि, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितने समय का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है। जितना लंबा रेनफॉल का ड्यूरेशन होगा उतना ही उसमें जल डिस्चार्ज अधिक होगा। जितना ही छोटा रेनफॉल का ड्यूरेशन होगा उसमें उतना ही डिस्चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो किसी भी नदी में जल प्रवाह की मात्रा को निर्धारित करता है। और साथ ही साथ यदि आप 5वां देखेंगे तो मानवीय कार्यों में जो जल उपयोग की प्रवृत्ति होती है, जल उपयोग की प्रवृत्ति, ये भी नदी में प्रवाह की मात्रा को निर्धारित करता है। अब जल उपयोग की प्रवृत्ति क्या है? नदी जल का उपयोग हम लोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो नदी जल का उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? सबसे पहले करते हैं घरेलू कार्य में, यानी पेयजल से लेकर अन्य कार्यों में। औद्योगिक कार्यों के लिए होता है, नगरीय कार्यों के लिए होता है, कृषि कार्यों के लिए होता है, परिवहन कार्यों के लिए होता है। तो इन तमाम कार्यों के लिए जो नदी जल का उपयोग होता है, तो यदि वो बहुत अधिक यूज होगा तो जाहिर सी बात है कि नदी में प्रवाह की मात्रा कम हो जाएगी। तो मानव के द्वारा जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्य हैं उसमें जल उपयोग की प्रवृत्ति क्या है, इस पर भी नदी जल में प्रवाह की मात्रा निर्भर करती है। कुल धरातलीय जल संसाधन का 60% भाग उत्तर भारत में और 40% भाग दक्षिण भारत में पाया जाता है। यानी कि जो कुल धरातलीय जल संसाधन है, सतही जल संसाधन है, उसका 40% किधर है? दक्षिण भारत में, और 60% किधर है? उत्तर भारत में। इसका अर्थ यह है कि जल संसाधन के मामले में उत्तर भारत दक्षिण भारत की तुलना में रिच है। खासकर जो गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन भी अधिक पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वहां पर सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन भी कम पाए जाते हैं, जो आप स्टैटिकल आंकड़े से देख रहे हैं। तो नदी में जल प्रवाह की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वो ये है। नेक्स्ट है जल संसाधन के स्वच्छ जल संसाधन के रूप में लैंगून और पश्च जल झील भी होते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखेंगे, हालांकि जो लैंगून और पश्च जल झील होते हैं ये मेनली लवण जल के स्रोत होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते। उन्हें शुद्धिकरण
विलवीकरण की प्रक्रिया से गुजारने के बाद ही हम इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पश्च जल और लैंगून होता है वो क्या है? केरल के तट पर कई सारे झील पाए जाते हैं जिनको हम लोग पश्च जल कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, बेम्बानाद है, अष्टमुदी है, पुनप्पा मदा है, शास्टाको है, ये सभी क्या है? केरल के तटों पर पाए जाते हैं। ये बैक वाटर लेक जो है 3 तरफ से लैंड से घिरे हैं और एक तरफ से इनसे सागर का संपर्क है। तो इस तरह की जो झीलें हैं ना पश्चिम तट पर, केरल के तट पर, इसको हम लोग पश्च जल झील कहते हैं। और पूर्वी तट पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगून कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे चिल्का जो है ये एक लैंगून है, पुलिकट जो है एक लैंगून है, ये क्या है? लैंगून है। तो भारत की जो लंबी समुद्री तटरेखा है, द्वीप समूह और जो मेन बाउंड्री है भारत का, इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं तो लगभग 7516 किलोमीटर से भी अधिक लंबी हमारी तटरेखा है, जिसमें मेन बाउंड्री जो है, इस मेन बाउंड्री की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर हम आइलैंड को शामिल कर लेते हैं तो भारत के कुल तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर से कुछ अधिक होती है। तो इतनी लंबी तटरेखा और कुछ राज्यों में समुद्री तट का अधिक दंतुरित होने का अर्थ है कटा फटा, कुछ इस तरीके से, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेंशनल कोस्ट। तो दंतरित होने, आप अपने दांत पर हाथ चलाइए और देखिए कैसा होता है, कहीं पर नीचा है कहीं ऊंचे है। तो दंतुरित होने के कारण बहुत से लैंगून और पश्च जल झील का निर्माण हुआ है। केरल में कई सारा, जैसे मैंने आपको बताया कि केरल में अष्टमुदी, पुनप्पा मदा, शास्टाको, बेम्बानाद, ये सभी यहाँ पर क्या है? पश्च जल झील है, जिनको केरल में हम लोग क्या कहते हैं? कयाल भी कहते हैं। केरल के मलाबार तट पर ये जो पश्च जल झील पाए जाते हैं, बैक वाटर लेक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कयाल भी कहते हैं। उड़ीसा में कौन सा पाया जाता है? चिल्का लेक। पूर्वी तट पर इसको पुलिन या लैंगून कहते हैं। पश्चिम बंगाल में कई सारा है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में आपको तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर पुलिकट लेक है, तो वो है तमिलनाडु में है। जैसे राज्यों में इस प्रकार के कई लैंगून और झील मिलते हैं। यह धरातलीय जल संसाधन का ही भाग है, परंतु जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जल कैसा होता है? खारा होता है, और लवण जल होने के कारण हम इसे डायरेक्ट प्रयोग में नहीं ला सकते, ना तो मानवीय कार्यों में, ना कृषि कार्यों में, अन्य कार्यों में लाए जा सकते। लेकिन हम इस जल संसाधन को शुद्ध करके विलवीकरण की प्रक्रिया से गुजारकर इसका प्रयोग ला सकते हैं। इजराइल इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जिसके पास स्वच्छ जल संसाधन बहुत ही कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी रिच होने के कारण वो जो खारे जल है उसको शुद्ध करके जल संसाधन का प्रयोग करते हैं। तो हम इन्हें डायरेक्ट प्रयोग में नहीं ला सकते, लेकिन अन्य आर्थिक कार्य जैसे ऐसे जल संसाधन का मछली पालन, चावल या कुछ इस तरीके के फसल का उत्पादन जो लवण जल वाले क्षेत्रों में हो सकते हैं, उसके उत्पादन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो किसी भी देश का जो जल संसाधन होता है 3 भाग में हम लोग उसको बांटते हैं। पहला होता है कौन सा? एक होता है सतही जल संसाधन। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया, वो यानी इसमें नदी, झील, तालाब, सरोवर, और उसमें भी नदी जो है मेन है। किसी भी नदी में जो डिस्चार्ज की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो याद रखना है। दूसरा जो भूमिगत जल होता है, तो किसी भी क्षेत्र में जो भूमिगत जल की मात्रा होती है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। भूमिगत जल की जो मात्रा होती है वो पहला निर्भर करती है कि उस क्षेत्र का चट्टान कैसा है। क्रिस्टलाइन रॉक होगा तो भूमिगत जल बहुत नीचे होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन रॉकें जो होती है वो जल को नीचे सिंक नहीं करने देगा। लेकिन जल्दी बालुका पत्थर का क्षेत्र है तो वहां भूमिगत जल में संपन्न होगा। तो भूमिगत जल संसाधन कहाँ पर अधिक होगा, कहाँ पर कम होगा, ये किस किस चीजों पर निर्भर करता है? तो भूमिगत जल संसाधन की मात्रा निर्भर करती है सबसे पहला प्रदेश विशेष के चट्टानी संरचना पर। दूसरा ये निर्भर करता है वर्षा की मात्रा पर, कितनी मात्रा में वहां पर वर्षा होती है। तीसरा ये निर्भर करता है वर्षा की समय अवधि पर, ड्यूरेशन पर। और सबसे चौथा कि मानवीय जो प्रयोग होते हैं कार्य, उस पे। तो भूमिगत जल संसाधन का हम लोग किस में यूज करते हैं?
सिंचाई के रूप में यूज करते हैं, घरेलू कार्यों में करते हैं बेसिकली। तो इसमें उपयोग की प्रवृत्ति क्या है, और चूंकि सिंचाई के कार्यों में भूमिगत जल संसाधन का बड़े पैमाने पर यूज होता है, इसलिए आप देखेंगे भारत में जो गहन कृषि का क्षेत्र है और जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भूमिगत जल संसाधन जो है काफी नीचे चला गया है। चेन्नई देश का पहला शहर हो गया है जहां पर भूमिगत जल संसाधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और तीसरा जो जल संसाधन होता है किसी देश के बाद, वो क्या होता है, हिमानी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। तो ग्लेशियर स्वच्छ जल का बहुत बड़ा भाग होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे भूमंडलीय तापन हो रहा है, तो इन जल संसाधनों में सर्वाधिक प्रभावित जो हो रहा है वो ग्लेशियर ही हो रहे हैं। हमारे जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी तेजी से पिघल रहे हैं, और आने वाले समय में उत्तर भारत की नदियों में जल की क्राइसिस होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तो अभी तक जो चीजें हमने आपको इस टॉपिक में बताया है वो सभी का क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी ऑप्शनल में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, बताओ। देखो जी, ज्योग्राफी में नंबर यूपीएससी में नो डाउट थोड़ा सा कम आ रहा है। स्टेट पीसीएस बिहार के लिए अभी भी सदाबहार पेपर है ज्योग्राफी। यूपीएससी में या किसी भी पेपर में नंबर जो होता है ना, वो कई कारकों पर निर्भर करता है। तो आप थोड़ा सा, ज्योग्राफी पूरी तरीके से मानचित्र बेस है। ज्योग्राफी के टीचर के पास इतना पैसेंस नहीं होता है कि वो आपके एक एक लाइन को पढ़े। आप जो डायग्राम बनाएंगे, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, वो पढ़ के समझ जाएगा कि आप नीचे क्या लिखे हैं। तो ज्योग्राफी में यदि नंबर जिसको कम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बार भी तीसरा या चौथा रैंक का जो वो ज्योग्राफी से है, बेसिकली वो इंग्लिश मीडियम का है। तो हम जो डिमांड है क्वेश्चन की, अगर उसको फिलफिल नहीं करते होंगे तो नंबर मुझे कम मिलता है। लेकिन यदि डिमांड को हम फुलफिल करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ज्योग्राफी में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो हमेशा ज्योग्राफी से ही एग्जाम दिया था, कभी दिक्कत नहीं हुई थी। उसको ध्यान में रखना है। हाँ, यूपी पीसीएस के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है ज्योग्राफी, साइंस आराम से रखे जा। देखिए यूपीएससी के लिए भी अच्छा है। लोगों, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों द्वारा हवा भी फैला दिया जाता है कि इस पेपर में नंबर कम आते हैं और इस पेपर में नंबर अधिक आते हैं। हम किसी भी पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर प्रश्न का जो डिमांड है हमने उस डिमांड के अनुरूप लिख दिया है। भूगोल में मानचित्र का बहुत बड़ा रोल होता है, फ्लो चार्ट का रोल होता है, स्टैटिकल आंकड़े का रोल होता है। तो वो सब यदि आप प्रेजेंट करते हैं तो आप अच्छे नंबर उठाएंगे। केवल आप लिख के निबंधात्मक क्वेश्चन टाइप का यदि आप लिख के ज्योग्राफी में आ जाएंगे तो फिर आप नंबर नहीं उठा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तैयारी तो कीजिए, यदि क्यों नहीं कर सकते हैं हम। आईएएस ऑफिसर मोटिवेशन ड्रीम्स, हमको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है पेपर, अंजुम आ रहा है, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश में करने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आए हैं, 300 नंबर से प्लस भी आए हैं। तो ये अफवाह फैलाया जाता है बस। आओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल की जो मांग है भारत में, ध्यान से सुनिए, ये जल संसाधन बहुत पूछता है यूपीएससी में। जल की जो मांग है और उसकी जो उपयोग की प्रवृत्ति है भारत में, वो किस तरीके से है, किस क्षेत्र में, उसको ध्यान से समझिए। तो पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो आज भी इसकी जनसंख्या का लगभग 60% भाग कृषि कार्यों पर निर्भर है। ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहेंगे तो लगभग 60-64%, वैसे ये 53-54% के आसपास आ चुका, लेकिन ऑल ओवर हमें ध्यान में रखना है। इसलिए पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और इसके लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। यदि आप भारत की पंचवर्षीय योजना जो है उसको आप पढ़े होंगे, हाँ, बीपीएससी पेड कोर्स है, आज से जो शुरू हुआ है बीपीएससी का क्लास वो पेड कोर्स है।
तो भारत में आप देखे होंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, और कृषि की प्राथमिकता को देते हुए क्या किया गया था कि सिंचाई, क्योंकि कृषि बिना सिंचाई के संभव है नहीं, इसलिए आप देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया सतलज और ब्यास के संगम पर, और सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। तो ये है जल संसाधन की मांग किन किन क्षेत्रों में होती है। जैसे पहला है घरेलू कार्य। घरेलू कार्य क्या है, तो भोजन बनाना, बाथिंग करना, वस्त्र की धुलाई, पेयजल, इन सारे कार्यों में हमें जल की जरूरत होती है। कृषि कार्य में यानी सिंचाई के लिए। औद्योगिक कार्य के लिए बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनको जल की जरूरत है, जैसे सीमेंट उद्योग है, बिना जल के संभव नहीं है। लौह इस्पात उद्योग को जल की जरूरत होती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में, नगरीय कार्यों में, परिवहन के कार्यों में, और मनोरंजन, कई सारे पार्क में आप जाते हैं ना, तो फाउंटेन या पानी के जो फुहारे आप देखते हैं, तो इन सारे कार्यों में क्या होती है, जल की जरूरत पड़ती है। अब है नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में कुल धरातलीय जल संसाधन का 89% भाग तथा भूमिगत जल संसाधन का 92% भाग कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है। यानी कि आप देखो कि भारत में जो कुल जल संसाधन है उसमें कृषि कार्य में कितना प्रयोग होता है, तो धरातलीय जल संसाधन यानी कि सरफेस वाटर का 89% भाग, और जो भूमिगत जल संसाधन है इसका 92% भाग जो है कृषि कार्यों में प्रयोग होता है। तो कृषि कार्य में जल संसाधन की अत्यधिक डिमांड है। इस प्रकार कृषि कार्य में जल संसाधन की अत्यधिक या सर्वाधिक मांग है, और जल संसाधन की जो कृषि कार्य में सर्वाधिक मांग है ये किन कारणों से है वो भी आपके सामने है। तो देश में वर्षा का क्या है, स्थानिक और समसामयिक परिवर्तन था। स्थानिक अर्थ है कि हमारे यहाँ सबसे पहले समझो कि वर्षा जो है अभी 3 महीने के लिए होती है, मूल रूप से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मान लो, और दक्षिण भारत में 2 महीने 3 महीने के लिए नवंबर, दिसंबर। तो हमारे यहाँ क्या है कि वर्षा स्थानिक भी है और ड्यूरेशन भी क्या है, कम है, और कृषि कार्य में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड है। देश का अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त भी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा काफी कम है और सूखाग्रस्त भी है। फिर है कि शुष्क ऋतु में बोई जाने वाली फसल के लिए, यानी कि जो ड्राई सीजन है, और ड्राई सीजन में यदि हम कोई फसल बोते हैं तो उसके लिए भी हमें जल की जरूरत होती है, क्योंकि फसल को सिंचित करना है। फिर हम चावल उत्पादन करें, गन्ना, जूट जैसी फसलों के उत्पादन के लिए भी क्या होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल ऐसे क्षेत्रों में ही होता है जहां पर कम से कम 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो। फिर गन्ना भी जो है सो खरीफ की फसल है, जूट के लिए भी ज्यादा जल की जरूरत होती है। फिर अगर आप बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो जल की अधिक आवश्यकता है। बहुफसली कृषि का अर्थ होता है एक साथ कई क्रॉप करें, मल्टी क्रॉपिंग इसको कहते हैं। तो प्रत्येक फसल को अलग अलग मात्रा में सिंचाई की जरूरत होती है। तो यदि हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, बहुफसली कृषि करते हैं, तो भी हमें जल संसाधन की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र का विस्तार, यानी कि भारत की जो उपलब्ध जनसंख्या है और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी दर से बढ़ती है तो उस जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। और उत्पादन बढ़ाने के 2 ही तरीके होते हैं। एक होता है कि आप सिंचित क्षेत्र का विस्तार करो, यानी कृषि क्षेत्र का विस्तार कर लो, या दूसरा होता है आप क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाओ, कृषि उत्पादकता बढ़ाओ। तो वर्तमान समय में जो भारत की स्थिति है इसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार संभव नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कम ही हो रहा है। वो किसके कारण, तो औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जब हम कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उपलब्ध कृषि भूमि है उस पर हमें अधिक उत्पादन करना होगा, और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा, हमें सिंचाई क्षमता का विकास करना। अभी भी आप देखोगे कि भारत का लगभग 60% जो कृषि भूमि है ये वर्षाधीन है, रेनफेड है। वर्षाधीन होने का अर्थ है कि इस 60% कृषि भूमि के क्षेत्र में यदि मानसून से वर्षा हुई तो वहां पर कृषि का उत्पादन होगा, और अगर वर्षा नहीं हो तो वहां पर कृषि का उत्पादन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये निकलता है
कि कुल कृषि भूमि का केवल 40% भूमि ऐसा है जहां पर हमने सिंचाई की सुविधा विकसित कर ली है। इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में यदि वर्षा की मात्रा कम भी होती है तो हम सिंचाई करके यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद फिर से यहाँ पर समस्या आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वर्षा हो ही की नहीं तो सिंचाई के लिए नहरों में पानी कहाँ से आएगा, नदी में पानी कहाँ से आएगा, प्रॉब्लम तो तब भी होगा। लेकिन फिर भी ये डाटा कह रहे हैं कि 40% एग्री लैंड है जिस पर हमने सिंचाई सुविधा विकसित कर ली है, यानी वो मानवीय प्रबंधन के अधीन है, उस पर सूखे का प्रभाव कम होगा। और 60% भूमि ऐसा है जो वर्षाधीन है, अर्थात वहां मानसूनल वर्षा असफल हुई, सूखा हुआ, कृषि का उत्पादन नहीं होगा। तो फिर सिंचित क्षेत्र का हमें क्या करना है, विस्तार तो हम कर नहीं सकते हैं, और यदि करते हैं तो अच्छी बात नहीं, तो हमें क्या करना होगा, उपलब्ध कृषि भूमि पर ही क्या होगा, हमें क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। प्रत्येक फसल, अभी भी जो 60% वर्षाधीन भूमि है कृषि भूमि, इस पर हमें सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संभावित जल समस्या, तो ये जो स्लाइड है ये कहता है कि हमारे पास जो भारत में कुल जल संसाधन है, सतही जल संसाधन है और जो भूमिगत जल संसाधन है, इस जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पर हो रहा है, कृषि कार्य में। कितना हो रहा है वो डाटा है, और कृषि कार्य में जो दिन प्रतिदिन जल संसाधन की मांग बढ़ रही है उसका कारण है यहाँ पर कि क्यों कृषि कार्य में जल की मांग बढ़ रही है। और आने वाले समय में यदि हम अपनी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाना होगा। इसके लिए हम कृषि भूमि का विस्तार नहीं कर सकते हैं, हम सिंचित क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा संभावित जल समस्या, यानी कि जो जल संसाधन की कमी है वो किस किस तरह की समस्या को उत्पन्न कर सकता है और कैसे। तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी, यानी कि आप पूरे आंकड़े तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप आंकड़े देखोगे तो भारत में प्रति व्यक्ति जो जल संसाधन है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। तो ये आने वाले समय में क्या करेगा कि हमारे लिए एक बड़े जल संकट की स्थिति को लाएगा। उपलब्ध जल संसाधन का औद्योगिक, नगरीय, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होना, यानी कि जो हमारे पास जल संसाधन है अभी भी, भाई आईएएस ऑफिसर आप प्रश्न लिख रहे हैं, 2 मिनट आप रुकिए फिर हम आपको बताएंगे। तो ये जो हमारे पास जल संसाधन है वो विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों से क्या हो रहे हैं, प्रदूषित भी हो रहे हैं। किस कार्य से, तो औद्योगिक जो बहिर्स्राव या प्रदूषणकारी तत्व निकलता है उससे, जो नगरीय अपशिष्ट और सीवेज होता है उससे जल प्रदूषित हो रहा है। कृषि कार्यों में जो हम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी और खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं उससे भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है और सतही जल भी प्रदूषित होता है। और जो घरेलू प्रदूषक होता है वो भी अंततः जल में मिलता है इससे। तो इन सब के कारण जो जल प्रदूषित हो रहा है ये भी जल उपयोगी जल जो है हमारे लिए उसके उपयोग को सीमित करता है। जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, क्वालिटी में। क्यों? क्योंकि औद्योगिक, नगरीय और कृषि संदूषकों से आने वाले जलाशय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी का अर्थ है कि जल का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है कि वो एक तरीके से कमजोर हो रहा है, गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? तो औद्योगिक क्षेत्र से, नगरीय क्षेत्र से, कृषि कार्य से या घरेलू कार्य से जो प्रदूषणकारी तत्व निकलते हैं वो तालाब, झील, नदी, इन सभी स्रोतों में जाकर क्या कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और जो इन कार्यों से जो जल प्रदूषित हो रहे हैं ये न केवल जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है बल्कि मानव के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि जलीय जीव इसके कारण मरेंगे, बायोडायवर्सिटी कम होगी। और हमारे लिए प्रदूषित जल किस रूप से हानिकारक है? तो अगर इस प्रदूषित जल से हम कृषि की सिंचाई करते हैं तो फसल में विषाक्तन होगा, जैव आवर्धन की क्रियाएं होंगी। जैव आवर्धन क्या है, मैंने कल आपको बोला था। दूसरा क्या होगा कि हम यदि उसको पेयजल के रूप में यूज करते हैं तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी बीमारियां होने की संभावना है। तो जरूर जो है सो हमें जल संसाधन को बचाना
होगा। फिर जल संसाधन को लेकर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। हमारे यहाँ क्या है कि पिछले कई सारे लेक्चर में भी मैंने बताया है कि भारत में शायद ही कुछ ऐसी नदी होगी जिसके जल उपयोग को लेकर जिन राज्यों से होकर वो नदियां प्रवाहित होती है उन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर विवाद नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार विवाद है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच जो है वो कौन सा विवाद है, तो कावेरी विवाद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा के बीच तुंगभद्रा विवाद है। कर्नाटक, आंध्रा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बीच कृष्णा जल विवाद है। नर्मदा का जल लेकर, यमुना जल को लेकर, मयूराक्षी नदी को जल को लेकर, तो प्रत्येक नदी के जल को लेकर विवाद है। और इसके कारण क्या होता है कि कई बार हम जल संसाधन का यूज नहीं कर पाते हैं और ये जो नदी जल के उपयोग को लेकर राज्यों के बीच विवाद है ये केंद्र राज्य संबंधों को भी कई बार प्रभावित करते हैं, ठीक ना। और फिर है जल संकट की स्थिति। तो संभावित जो जल प्रदूषण हो रहा है इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, इवन कि यूरेनियम भी पाए गए हैं। और ऐसे जल का यदि आप सेवन करें, आप सेवन करें तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे पारायुक्त जल का यदि आप सेवन करते हैं तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनीमाता कहते हैं। अगर आप नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। वैसे ही डायरिया और कई तरीके की जो बीमारियां होती है वो क्या होती है, प्रदूषित जल के सेवन के कारण होता है। और ये आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सब किसके कारण भूमिगत जल में मिलता है, तो जो हम कृषि कार्य में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक, जो हम रासायनिक कीट नाशी प्रयोग करते हैं, जो हम रासायनिक शाकनाशी प्रयोग करते हैं, यही सब क्या होता है, वर्षा जल के द्वारा सिंक होके भूमिगत जल में मिलता है। और उर्वरक में हम लोग नाइट्रेट उर्वरक यूज करते हैं, वो नाइट्रेट उसमें मिल जाता है जो जल को प्रदूषित करता है। कई बार भूमिगत जल प्रदूषण खनन कार्यों से भी प्रदूषित होता है। और ऐसे जल का यदि हम सेवन करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण और प्रबंधन। तो सबसे पहला है कि जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। यहां तक सभी का क्लियर है। अब 5 मिनट टाइम है, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी का, कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जल की कमी क्यों है, हाँ ये वैलिड क्वेश्चन है। समुद्र का जल हम उपयोग कर सकते हैं, विलवीकरण की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि अलवणीकरण की प्रक्रिया, हम उसको शुद्ध करके घरेलू कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इजराइल का उदाहरण भी दिया था कि इजराइल विश्व का एक ऐसा देश है जिसके पास स्वच्छ जल संसाधन लगभग नहीं के बराबर, लेकिन समुद्र जल को शुद्ध करके वो यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी चेन्नई में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जो प्रत्येक दिन कम से कम 1 लाख लीटर समुद्री जल को शुद्ध कर चेन्नई वासियों को उपलब्ध कराता है। तो हम जल को शुद्ध करके, समुद्री जल को शुद्ध करके घरेलू कार्यों में यूज कर सकते हैं। उत्तर भारत के तुलना में दक्षिण भारत में जल संसाधन कम क्यों है, इसका संबंध है वहां के चट्टानी संरचना से, ठीक ना। दक्षिण भारत जो है ना, अधिकांश एरिया क्या है कि प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइटिक रॉक का है। तो जिस क्षेत्र में आर्कियन ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन रॉक का क्षेत्र है उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में जल संसाधन कम है, क्योंकि वो जल को सिंक नहीं होने देता है। लेकिन जैसे जो गोंडवाना क्षेत्र है, जैसे आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती भ्रंश का एरिया, वहां पर कुछ जल संसाधन है।
जो महानदी छत्तीसगढ़ सबका बेसिन है वहां पर भी थोड़े बहुत जल संसाधन है। तो भूमिगत जल संसाधन जो होता है किस कारण पर डिपेंड करता है वो मैंने आपको बताया है, वो आपको ध्यान में रखना है। उपयोग किस तरीके से होता है वो क्लियर है। तो जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, अब मुझे लगता है कि ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। संरक्षण और प्रबंधन का अर्थ होता है कि जो हमारे पास उपलब्ध जल संसाधन है हम उसकी भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता को कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे उसको अक्षुण्ण करके रखें ताकि हमारे कार्यों के लिए उसकी कमी ना हो। जल की मांग और आपूर्ति के बीच जो संतुलन नहीं है उस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना ही जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है कि स्वच्छ जल की घटती हुई मात्रा। अभी आपने देखा है कि भारत में किस तरीके से जल की क्राइसिस है। ठीक है, तो स्वच्छ जल जो विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं उसकी जो मात्रा कम होते जा रही है, उसकी मात्रा गुणवत्ता को बनाना है। हमें अपने सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों को बनाए रखना है, ना केवल बनाए रखना है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना है। तो हमें स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करके रखना होगा, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। स्वच्छ जल की बढ़ती हुई मांग, कहाँ पर मांग बढ़ रही है, तो कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य, नगरीय कार्य, घरेलू कार्य, तमाम कार्यों में जल संसाधन की मांग बढ़ रही है। और कृषि कार्य में तो खासकर काफी जल संसाधन की मांग बढ़ रही है, नगरीय कार्यों में तो इन क्षेत्रों में जो जल संसाधन की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, तो अगर मांग की पूर्ति नहीं होती है तो जल संकट उत्पन्न होगा और हमारा सामाजिक आर्थिक विकास पीछे हो जाएगा। तो अगर इन क्षेत्रों में जो जल संसाधन की तेजी से मांग हो रही है, अगर हम उस मांग की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, स्वच्छ जल को संरक्षित करना होगा। फिर औद्योगिक, नगरीय, कृषि कार्य, घरेलू कार्यों में जल की जो मांग में वृद्धि हो रही है, इसके लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप जल संसाधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, सॉइल हेल्थ को बढ़ाए रखने के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हम अपना यदि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास करना चाहते हैं और यदि हम पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें जल संसाधन को संरक्षित करना ही होगा। तो इसलिए आवश्यक है। अब है कि क्या करना होगा, कि जल संसाधन के संरक्षण के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। तो उपलब्ध जल का संरक्षण और प्रबंधन, यानी हमारे पास जो सतही जल संसाधन है, जो भूमिगत जल संसाधन है और जो ग्लेशियर जल संसाधन है, इसको हमें क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा, प्रबंधित करना होगा, वैज्ञानिक यूज की तकनीकी विकसित करनी होगी, जल बचत की तकनीकी विकसित करनी होगी। यानी कि चाहे कृषि कार्य हो, घरेलू कार्य हो और नगरीय कार्य हो, इन सभी कार्यों में जो हम जल उपयोग करते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि जल की बर्बादी ना हो। फिर है कि अनावश्यक जल की बर्बादी को रोकना होगा। कई बार देखते हैं कि मनोरंजन कार्यों में जल की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है। जैसे आप देखते होंगे कि होली का अवसर हो या अन्य कुछ इसी तरीके के पर्व त्योहार होते हैं, उसमें जल संसाधन की बहुत बर्बादी होती है। फिर आप देखते होंगे घरेलू कार्यों में जल की बहुत बर्बादी होती है। कई बार हम नल को खुले छोड़ देते हैं, तो अनावश्यक जो जल की बर्बादी होती है हमें उसको रोकने का प्रयास करना होगा। जल को प्रदूषण से बचाना होगा। नदी जल हो, भूमिगत जल हो, इन सभी यानी सतही जल और भूमिगत जल को हमें क्या करना होगा, प्रदूषित होने से बचाना होगा। चाहे वो घरेलू स्रोत से हो रहे हैं, चाहे औद्योगिक स्रोत से हो रहे हैं, चाहे नगरीय स्रोत से हो रहे हैं या अन्य स्रोतों से हो रहे हैं, तो जो जल स्रोत है हमारे पास उनको हमें प्रदूषण से बचाना होगा। फिर है कि घरेलू, कृषि, औद्योगिक, नगरीय और मनोरंजन जैसे कार्यों में जल संसाधन के बढ़ते उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करना हो, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल की जरूरत है ही और हमें आपूर्ति सुनिश्चित करनी ही होगी।
तो हमें ये कोशिश करना है कि इन क्षेत्रों में जल संसाधन की जो मांग है वो भी हो और साथ ही साथ इसमें जल की बर्बादी भी ना हो। तो कृषि के क्षेत्र में जल की बर्बादी को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जैसे सिंचाई की नई नई तकनीकी जो विकसित हुई है, जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, इन सारे तकनीकी को हमें क्या करना होगा? प्रयोग में लाना होगा। जल के पुनः उपयोग की तकनीकी विकसित करनी होगी, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो औद्योगिक बहिर्स्राव होता है, जो नगरीय बहिर्स्राव जल होता है, हमें कुछ ऐसी तकनीकी विकसित करनी होगी जिससे हम जल के री उपयोग को बढ़ावा दे सकें। तो वो है, और जल के री उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक है जिसको नगरीय कार्यों में होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से अमृत मिशन जो है शहरों के लिए, उसमें इस पर काफी फोकस किया गया है। फिर महासागरीय जल को विलवीकरण की प्रक्रिया द्वारा उपयोग करने की तकनीकी विकसित करनी। जैसे हम विलवीकरण का अर्थ है कि ये जो लवण जल होता है इसको शुद्ध करके हम कैसे फ्रेश वाटर के रूप में तब्दील करें, वो करनी होगा। तकनीकी महंगी है लेकिन कई जगह पर इसके प्रयोग हो रहे हैं। जैसे हमने अपने देश का उदाहरण, चेन्नई का उदाहरण दिया, वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा और क्या करना होगा? तो जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना होगा। जल जागरूकता का अर्थ है कि जल की डिमांड कितनी है, कितनी पूर्ति, और हम किस ओर जा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? लोगों के बीच कंसिस्टेंस लाना होगा। तो ये है। फिर है जल संरक्षण के परंपरागत तकनीकी को फिर से उद्धार करना होगा। आप देखे होंगे कि भारत में जल संसाधन की परंपरागत जो तकनीकी है, जिसमें राजस्थान में जोहर होता है, टांड होता है, जो पुराने जल के जलाशय के स्रोत हैं, तो उन सबको उद्धार करके हमें जल के संरक्षण करने की जरूरत है। प्राचीन काल में भी आप देखेंगे कि भारत में जलाशय बनाए जाते थे शासकों के द्वारा। आपको याद होगा कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। फिर आप देखेंगे उस सुदर्शन झील को आगे चलकर अशोक के समय, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय, शक शासक रुद्रदामन के समय पुनरुद्धार कराया गया था। कई मध्यकालीन शासकों के द्वारा नहर का निर्माण कराया गया था। जैसे आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहर का निर्माण कराया गया, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहर का निर्माण कराया गया था, चोल शासकों के द्वारा ये काम किए गए थे, तो नहर के निर्माण भी कराए गए थे। तो ये प्राचीन जल संरक्षण की हमारे पास रही है। आज भी कई सारी तकनीकी है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। वर्षा जल के संग्रह की तकनीकी विकसित करनी होगी। कई तरीके के तकनीकी होते हैं वर्षा जल। एक होता है सरफेस रन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी सतह पर जो वर्षा का जल वैसे ही निकल जाता है, हम उसको कलेक्ट करें। एक होता है रूफ टॉप रन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा के समय छत पर, भवन के छत पर जल गिरता है, हम उसको क्या कर सकते हैं? छत के पाइप के द्वारा उसको भांस्तों में, कुओं में, टांड में ले जाकर उसको संरक्षित कर सकते हैं, या भूमिगत जल में उसको प्रवेश कराकर भूमिगत जल के स्तर को भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर है कृषि कार्य में आधुनिक प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। जैसे मैंने कहा कि सिंचाई की नई तकनीकी हमें विकसित हो रही है, उस पर फोकस करना होगा। जैसे बांस सिंचाई, या बांस सिंचाई का प्रयोग कहाँ पर होता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में इसका प्रयोग होता है। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना होगा। नदी जल प्रदूषण भारत में सर्वाधिक विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं, अतः नदी जल के प्रदूषण के निवारण की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? जल संसाधन के सबसे बड़े स्रोत हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से हमें इस पर फोकस करने होंगे, कार्य करने होंगे। कई राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जल संभर विकास प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये जल संभर क्या होता है? तो बेसिकली जल संभर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये समझिए कि जो सरफेस जल है, सतही जल के वैज्ञानिक उपयोग और संरक्षण की जो तकनीकी है वो जल संभर है। तो ये कई राज्यों के द्वारा किए। जैसे इसमें एक है हरियाली कार्यक्रम। हरियाली कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि के लिए जन संसाधन उपलब्ध कराना है। एक इसी तरीके का कार्यक्रम है नीरू मारू। ये जल और आप जल संरक्षण की तकनीकी है जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। फिर अरवारी पानी संसद, ये
राजस्थान के अलवर जिले में है। इसके तहत स्थानीय समुदाय के सहयोग से जल संरचना यानी कि जल संरक्षण के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो ये अरवारी पानी संसद, नीरू मारू, हरियाली क्या है, कैसे होते हैं, ये आपको यानी ये जल संसाधन की कुछ परंपरागत तकनीकी है जो आज भी हमारे देश में कई भागों में चल रहे हैं, जिस पर सरकार भी फोकस कर रही है और हमें फिर से इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। इसी तरीके का एक प्रोग्राम और है महाराष्ट्र का रालेगन सिद्धि। अन्ना हजारे जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अन्ना हजारे यहीं से बिलोंग करते हैं। तो अहमदनगर जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है जहां जल संभर विकास का अनूठा उदाहरण पेश किया गया। यहाँ पर अंतःस्रावी तालाब का निर्माण किया गया। अंतःस्रावी तालाब का अर्थ क्या होता है कि ऐसे तालाब का निर्माण करना जिसमें जल भी हो और वो सिंक होकर नीचे की ओर भी जाए, जो भूमिगत जल को रिचार्ज करे। नौजवान के एक समूह तरुण मंडल का निर्माण किया गया, यानी कि इस तरीके के तालाब स्थानीय नौजवानों के द्वारा किया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर प्रतिबंध लगाई गई, यानी कि थान का अर्थ है कि जहां पशु एक साथ रखे जाते वहीं पर चारा दिया जाए, खेतों में इसको चरने कम दिया जाए। कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों का उत्पादन, न्याय पंचायत प्रणाली की स्थापना और स्थानीय समुदाय की भागीदारी। तो ये रालेगन सिद्धि जो है महाराष्ट्र का जल संरक्षण की एक परंपरागत तकनीकी के द्वारा स्थानीय समुदाय के द्वारा एक मिसाल कायम किया। और वो क्षेत्र रालेगन सिद्धि जो सूखे का क्षेत्र था, जहां पर जल संसाधन नहीं, अब वो क्षेत्र हरे भरे क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट होते जा रहा है। सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? तो जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए, उस दिशा में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। इन दोनों संगठनों के द्वारा जल संसाधन की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 507 राष्ट्रीय स्टेशन की स्थापना की गई है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 बनाए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है। जल उपकर अधिनियम 1977 है। हरित न्यायाधिकरण है। राष्ट्रीय जल नीति का क्रियान्वयन। यहाँ पर एक प्रश्न ये यूपीएससी पूछती है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम या कानून जल संरक्षण से संबंधित है या नहीं? जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ये एक आइडेंटिकल टॉपिक है। आज के क्लास में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आज के क्लास में यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और आज का क्लास सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नोट्स बना लेंगे सभी लोग, और निबंध के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है सभी का? कोई डॉट, कुछ पूछना है? तो कल हम आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो अगला टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? थैंक यू, गुड नाइट, मिलेंगे कल।